हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू ज्योग्राफी क्लास। तो अपने 11th क्लास के अंदर ज्योग्राफी में हिंदी मीडियम में अध्याय 3 कर रहे थे। अध्याय 3 पृथ्वी की आंतरिक संरचना। पृथ्वी की आंतरिक संरचना से संबंधित ये अध्याय था। इस अध्याय के अंदर अपने जो है ज्वालामुखियों के बारे में जान लिया था, और आज जो करना है वो करना है ज्वालामुखी शिलाकृतियों को। ज्वालामुखी शिलाकृतियां, ज्वालामुखी शिलाकृतियों के अंतर्गत अंतर्वेधी शिलाकृतियां। देखिए, जब धरती से लावा या मेग्मा जो है वो बाहर आता है और धरातल के ऊपर जमता है, यानी मेग्मा धरातल पर आकर जमता है, तो आग्नेय शैलों का निर्माण होता है। यानी जब ज्वालामुखी फटेगा और ये ज्वालामुखी आकर, या ये लावा या मेग्मा जो है ये आके यहां पर जब जमाव होगा इसका, तो इस लावा या मेग्मा से जो चट्टानें बनेंगी वो चट्टानें आग्नेय चट्टानें होंगी, या आग्नेय शैल जो है उनका निर्माण होगा मेग्मा के द्वारा धरातल पर आने के बाद में। तो धरातल पर आकर जब ये जमती हैं तो आग्नेय शैलें जो हैं ये बनती हैं। तो ये जो ज्वालामुखी का जो मेग्मा है, इस मेग्मा के द्वारा अपने धरातल पर आग्नेय शैलों का निर्माण हो रहा है, या धरातल के नीचे भी जो है आग्नेय शैलों का निर्माण हो रहा है। तो इन शैलों को अपने जो धरातल पर ये मेग्मा आता है, इस मेग्मा के आधार पर आग्नेय जो शैलें हैं, आग्नेय शैलों का वर्गीकरण जो है वो वर्गीकरण कर सकते हैं दो प्रकार से। एक तो ज्वालामुखी शैलें, और सेकंड जो है वो आएगी आपके पातालीय शैलें। अब इनमें फर्क क्या है ज्वालामुखी शैलें और पातालीय शैलों में? वो बात आती है ज्वालामुखी शैलें और पातालीय शैलों में अंतर की। तो अंतर देखिए, या जो डिफरेंस है इसमें जो देखने को मिलता है वो क्या है। ज्वालामुखी जो शैलें हैं वो क्या बनती है, जब लावा धरातल पर पहुंचकर ठंडा होता है, तो ठंडा होने के फलस्वरूप जो चट्टानें बनती हैं वो ज्वालामुखी शैलें होती हैं। पातालीय शैल में क्या होता है, जब लावा धरातल के नीचे जमता है या जमाव होता है धरातल के नीचे, या ठंडा होता है, तो जो चट्टानें बनती हैं वो चट्टानें पातालीय शैलें कहलाती हैं। इन पातालीय शैलों के द्वारा या धरातल के नीचे लावा के जमाव होने के कारण, यानी ये जो धरातल है ये सरफेस है अर्थ का, इस सरफेस के अर्थ के नीचे यहाँ पर जो चट्टानों का निर्माण होगा लावा के ठंडे होने से, और उन चट्टानों से जो आकृतियां बनेंगी उन आकृतियों को अपने अंतर्वेधी शिलाकृतियां कहा जाता है। उन्हें अंतर्वेधी शिलाकृतियां कहा जाता है। अब अंतर्वेधी शिलाकृतियों को समझने के लिए अपने बात करेंगे, तो इसमें देखिए जो शिलाकृतियां होती है अंतर्वेधी वो कौन कौन सी होती है। तो अंतर्वेधी में जैसे लेपोलिथ आ जाती है, लेकोलिथ आ जाती है, बेथोलिथ, फेकोलिथ,
डाइक और सील। तो ये जो आकृतियां हैं ये धरातल के नीचे जो है लावा अपना ठंडा होता है उस लावा के ठंडे होने से बनती है। धरातल के नीचे ये बनती हैं। तो जैसे निम्न आकृतियां आपने बनाए तो इस प्रकार से ये आकृतियां जो है वो ये इस प्रकार से ये बनती जाएंगी अपने। तो इस प्रकार से इन आकृतियों का जो है वो क्या है अपने जो अपने निर्माण होगा। धरातल के नीचे इन आकृतियों का निर्माण होगा। अब इन आकृतियों की अगर बात करें तो इनमें जैसे लेकोलिथ है, लेपोलिथ है, बेथोलिथ है, फेकोलिथ है, डाइक है, वो क्या है। अब लेकोलिथ की बात करें तो जो धरातल के ठीक नीचे जमाव होने से गुंबदाकार आकृति बनती है। तो ये जो है धरातल के नीचे गुंबदाकार आकृति बनती है, गुंबदाकार आकृति ठीक धरातल के नीचे बनती है, ठीक धरातल के नीचे, ठीक धरातल के नीचे गुंबदाकार आकृति बनती है जो छत्रक शिला जो होती है उसकी भांति दिखाई देती है। छत्रक शिला जो होती है उसकी भांति दिखाई देती है ठीक धरातल के नीचे, यानी इसको मानिए धरातल और ये क्या है अपने ठीक धरातल के नीचे लावा के जमाव होने से बन रही है, या जो मैग्मा है धरातल के नीचे जब तक लावा रहता है उसको मैग्मा कहा जाता है। और वो मैग्मा जो है वो क्या है धरातल के ठीक नीचे जमाव कर रहा है, एक गुंबदाकार रूप ले रहा है और धरातल के ठीक नीचे ये बन रही है जिसकी आकृति होती है छत्रक शिला जैसी, वो अपने कहलाती है लेकोलिथ। यानी ये आकृति जो है वो क्या कहलाती है, लेकोलिथ कहलाती है, लेकोलिथ कहलाती है। अब इस आकृति की बात करें, यानी एक आकृति जो है वो धरातल के नीचे दरारों में मैग्मा के फैलने से लहरदार नुमा आकृति बनती है जिसे बोलते हैं फेकोलिथ। इसकी आकृति कैसी होती है, लहरदार होती है, ये लहरदार होती है, यानी ये जो है वो इस प्रकार से लहर के रूप में अभिनति और अपनति जो है उसकी कंडीशन में आती है। अभिनति क्या होता है, जो ऊपर उठा हुआ भाग है इसे बोलते हैं अभिनति, यानी ऊपर उठा हुआ भाग, और अपनति क्या होती है, जो नीचा भाग है उसे अपनति कहा जाता है। यानी इस अपनति और अभिनति के रूप में लहरदार रूप में जो है मैग्मा का जमाव होता है धरातल की दरारों में, क्षैतिजकार के अंदर फैलती हुई जाती है, लेकिन ये इस प्रकार से जिग जैग के रूप में जो है वो आती है लहरदार आकृति में, उसे फेकोलिथ कहा जाता है। इसके बाद बात आती है लेपोलिथ की। लेपोलिथ, अब देखिए लेपोलिथ क्या होती है। लेपोलिथ आकृति जो है ये आकृति तस्तरी नुमा होती है, यानी ये जो है क्या है, एक तस्तरी के रूप में होती है, तस्तरी नुमा आकृति होती है जो कि गहराई में बनती है, गहराई में बनती है। और दोनों सिरे जो होते हैं इसके, यानी इसका जो सिरा है वो एक पाइप के माध्यम से जुड़ा हुआ रहता है। अपने मैग्मा के जो गुंबद है, अपने बेथोलिथ गुंबद जो है उसके द्वारा लेपोलिथ जो है वो जुड़ा हुआ होता है पाइप के माध्यम से और गहराई पे बनता है। इस प्रकार के जो तस्त्रीनुमा आकृति है या ये गहराई में जो लेपोलिथ बनते हैं ये दक्षिण अमेरिका में सबसे ज्यादा मिलते हैं। दक्षिण अमेरिका में इस प्रकार की जो लेकोलिथ है ये सबसे ज्यादा मिलते हैं। इसके बाद में अपने आता है जो सबसे बड़ी विशाल आकृति है, विशाल गुंबदाकार आकृति, वो आती है बेथोलिथ की। बेथोलिथ, तो बेथोलिथ जो है ये विशाल गुंबदाकार आकृति होती है, विशाल गुंबदाकार आकृति होती है। तो सबसे बड़ी जो विशाल गुंबदाकार आकृति होती है और गहराई में सबसे ज्यादा जो गहराई होती है वहां पर ये गुंबद के आकार में बनती है। लावा के ठंडे होने से या मैग्मा जो होता है उसके ठंडे होने से एक विशाल रूप का गुंबद नुमा संरचना जो है वहां पर बन जाती है, जिसे बेथोलिथ बोलते हैं। इसमें क्या होता है, अनाच्छादन की कुछ प्रक्रियाओं द्वारा कई बार ये जो गुंबद नुमा विशाल आकृति है ये धरातल पर स्पष्ट भी होने लग जाती है।
तो ये विशाल घुमदाकार आकृति होती है। इसके बाद में अगर अपने बात करें तो ये जो है वो है सील जो है इसकी बात करें तो इसमें देखिए सील में क्या होता है, ये जो है वो क्षैतिज रूप में जो है जमाव होता है मैग्मा का। इसमें क्षैतिज रूप में मैग्मा का जमाव होता है सील के अंतर्गत। ये जो आकृति है वो पत्रक शिला जो बोलते हैं, पत्रक शिला जो बोलते हैं, उस पत्रक शिला के रूप में इसका जो है जमाव मिलता है देखने को। यानी ये क्या करती है, जो अर्थ के अंदर दरारें होती हैं उन दरारों के अंदर क्षैतिज माध्यम से ये फैल जाती है और क्षैतिज माध्यम से फैलकर मैग्मा का इसमें जमाव हो जाता है, तब ये आकृति बनती है अपने सील। क्षैतिज रूप में जो है इसमें जमाव मिलेगा मैग्मा का और पत्रक शिला जैसी ये आकृति में होगी। ये जो क्षैतिज रूप में सील जो मिलते हैं अपने भारत में सबसे ज्यादा वो छत्तीसगढ़ व झारखंड में मिलते हैं, छत्तीसगढ़ व झारखंड में मिलते हैं सबसे ज्यादा सील जो है। सील की एक और खासियत है, यानी सील के अंदर देखिए दो प्रकार का होता है, यानी जब क्षैतिज जमाव जो है वो थोड़ा छोटा हो, क्षैतिज जमाव जो है वो थोड़ा छोटा हो तब उसे सीट कहा जाता है। यानी उस समय उसे क्या कहेंगे, जब क्षैतिज जमाव जो है वो बिल्कुल छोटा हो, यानी आकार में छोटे आकार में उसका जमाव हो, क्षैतिज रूप में सीट कहलाएगा, और बड़े रूप में जब उसका जमाव होगा तो वो सील कहलाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ इतना। इसके बाद अगला आता है अपने डाइक। डाइक जो है वो एक लंबवत आकृति होती है। डाइक जो है ये क्या होती है, एक लंबवत आकृति होती है, लंबवत रूप में, यानी लंबवत रूप के अंदर इसका क्या है जमाव मिलता है। धरातल में जो अर्थ है पृथ्वी है, पृथ्वी के अंदर क्या है लंबवत दरारें होती हैं, उन लंबवत दरारों के अंदर मैग्मा जो है वो चला जाता है और वहां पर ठंडा होकर जमाव कर लेता है और वो लंब रूप में या लंबाकार रूप में वहां पे जो जमाव होता है वो डाइक का रूप होता है। डाइक को अपने भित्ति शिला भी कहा जाता है, लंबवत रूप में इसका जमाव होता है, इसे भित्ति शिला भी कहते हैं, डाइक को भित्ति शिला भी कहा जाता है। तो डाइक जो है वो अपने को सिंह भूमि जो है महाराष्ट्र के अंदर सिंह भूमि जो है वहां पर सबसे ज्यादा देखने को मिलती है डाइक की संरचना, यानी लंबवत रूप जो है उस रूप में जो मैग्मा है उसका जमाव देखने को मिलता है। तो ये इस प्रकार से अपने जो है वो अंतर्वेधी आकृतियां हैं या अंतर्वेधी जो स्त्राकृतियां हैं ज्वालामुखी की, वो अपने धरातल के नीचे जमाव होने से बनती है मैग्मा के। और इसी के साथ अपना जो ये लेसन है पृथ्वी की आंतरिक संरचना ये कंप्लीट होता है। और ये लेसन अपना जो है वो आज कंप्लीट हो गया, पृथ्वी की आंतरिक संरचना। तो अपने देखिए पृथ्वी की आंतरिक संरचना के अंदर ये जाना भी पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है वो किस प्रकार की है और किस प्रकार से पृथ्वी की जो संरचना है वो बनी हुई है, भूकंप के माध्यम से, ज्वालामुखी जो क्रियाएं हैं उनके माध्यम से अपने जानने का यहाँ पे प्रयास किया गया और अपने उसके बारे में काफी कुछ जो है अपने को ज्ञान प्राप्त हुआ है पृथ्वी की आंतरिक संरचनाओं के बारे में। तो इस लेसन का जो आपको पीडीएफ है स्टूडेंट वो आपको मिल जाएगी। तो अपने आज जो है स्टार्ट करते हैं फोर्थ लेसन, अध्याय 4। अध्याय 4 जो है वो आज अपने यहां पर स्टार्ट करेंगे। तो अध्याय 4 जो है अपना वो महासागर और महाद्वीपों की उत्पत्ति से संबंधित है। महासागर एवं महाद्वीपों की उत्पत्ति महासागर और महाद्वीपों की उत्पत्ति कर लो उसको। महाद्वीपों की उत्पत्ति जो है इससे ये संबंधित अपना लेसन है। तो देखिए अपने धरातल पर अगर बात करें तो धरातल के बारे में अगर जाने तो अपना जो धरातल है या अपनी जो पृथ्वी है, इस पृथ्वी की बात करें अपने तो अपनी पृथ्वी का जो 29% पार्ट जो है
वो स्थल मंडल है, यानी स्थल भाग है, स्थल मंडल है। बाकी इसका जो 71% पार्ट बचता है वो पार्ट जो है वो जल मंडल है, यानी वहां पर क्या है, जल है। 71% भाग जो है वो अपनी धरातल, अपनी पृथ्वी का, उसके ऊपर क्या है, जल भाग है, और 29% जो भाग है उस पे स्थल भाग है, धरातल है। तो अपनी पृथ्वी की अगर बात करें तो स्थल मंडल जो है, या आज जहां पर महाद्वीप हैं, तो इन महाद्वीपों के बारे में या महासागर जो बने हैं, इन महासागरों की उत्पत्ति के बारे में अपने जो है वो यहाँ पर जानने की कोशिश की जाती है भूगोल के अंदर, और उनके बारे में अपने यहाँ जानते हैं। तो देखिए अपने जो महासागर या महाद्वीप है, तो ये माना जाता है भी प्राचीन समय में कभी ये भाग एक साथ जुड़े हुए रहे होंगे, फिर कोई ऐसी भौगोलिक घटना हुई, उस भौगोलिक घटना के बाद ये सारे भाग जो हैं वो अलग हो गए, और आज अलग अलग महाद्वीपों के रूप में या महाद्वीप स्थल खंडों के रूप में विद्यमान हो गए। लेकिन आज से पहले जो थे वो एक ही रूप में ये विद्यमान थे। इनके बारे में ये जानना जरूरी है। आपने देखा होगा, अभी मानचित्र के अंदर भी देखा होगा, अपने जो है अलग अलग जो महाद्वीप है उन महाद्वीपों को दिखाया जाता है। उसके अंदर देखा होगा अलग अलग जो महासागर हैं उनके बारे में आपको बता जो है जानकारी आपको उपलब्ध होती है। तो वो जो भाग है वो ऐसे थे या ऐसे नहीं थे, उनके बारे में यहाँ पर बात आती है। तो अपने देखिए महासागरों और महाद्वीपों की उत्पत्ति के बारे में अगर बात करें तो इस उत्पत्ति के साथ ही अपने यहाँ पर पहला प्रश्न जो आता है वो ये आता है महाद्वीपीय प्रवाह के बारे में। भी महाद्वीपीय प्रवाह क्या है या महाद्वीपीय प्रवाह कैसे हुआ, महाद्वीपीय प्रवाह। अब महाद्वीपीय प्रवाह में अगर बात करें तो इस प्रवाह के अंदर अपने बात करते हैं अटलांटिक महासागर के दोनों तटों की सममिति की। देखिए अटलांटिक महासागर के जो दोनों तट हैं या दोनों जो किनारे हैं, उन दोनों किनारों में एक सममिति पाई जाती है, यानी एक प्रकार से एक समानता पाई जाती है। समानता जो है वो विद्यमान रहती है उसमें इस प्रकार की जो समानता है वो विद्यमान है कि अगर उन दोनों तटों को मिला दिया जाए या दोनों जो छोर हैं उनको मिला दिया जाए तो बिल्कुल जो इसके दोनों ओर महाद्वीप हैं या जो स्थलखंड हैं वो बिल्कुल मिल जाएंगे। उनके जो तट हैं या किनारे हैं उनमें काफी जो साम्यता है वो देखने को मिलती है, सममिति पाई जाती है। तो देखिए सबसे पहले महाद्वीपों का जो प्रवाह हुआ, इस महाद्वीपों के प्रवाह को 1596 ईस्वी में एक डच मानचित्रवेत्ता थे अब्राहम आर्टेलियस एक 1596 में डच मानचित्रवेत्ता थे, जिन्होंने ये जो महाद्वीप थे इन सभी महाद्वीपों को मानचित्र के अंदर दर्शाया और उस मानचित्र में सभी को एक स्थलखंड के रूप में दर्शाया। एक स्थलखंड के रूप में इन्होंने दर्शाया था उसे, और उस स्थलखंड के रूप में दर्शाने का आशय उनका यह था भी उन्होंने एक मानचित्र बनाया जिसमें सारे के सारे जितने अपने महाद्वीप हैं वो सारे एक ही स्थलखंड का हिस्सा है, यानी एक ही स्थलखंड है, अलग अलग पार्ट नहीं है। यानी इस प्रकार का जो मानचित्र है वो इन्होंने बनाया था और उस मानचित्र में इन्होंने प्रदर्शित करने की कोशिश की थी भी सारे के सारे जो महाद्वीप है वो एक साथ जुड़े हुए थे। फिर क्या हुआ, इसके बाद में 1912 में बात आती है, 1912 की बात है, जर्मन मौसमविद जो थे जर्मन मौसमविद अल्फ्रेड वेगनर, जो थे, इन्होंने 1912 के अंदर महाद्वीप जो थे उन महाद्वीपों के लिए एक सिद्धांत दिया, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। 1912 में सिद्धांत दिया इन्होंने, महाद्वीपीय
विस्थापन सिद्धांत। तो महाद्वीपीय जो विस्थापन सिद्धांत था, इस विस्थापन सिद्धांत को इन्होंने प्रतिपादित किया और महाद्वीप और महासागर जो हैं उनकी उत्पत्ति जो हुई है या उनसे जो संबंधित तथ्य थे, उन सभी तथ्यों को इन्होंने प्रस्तुत किया इस अपने महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के अंतर्गत। तो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत में इन्होंने जो बात कही, उस बात में ये बात कही भी अपने यहां पर दो प्रकार के अपने जो थे हिस्से थे, जिसे इन्होंने एक को नाम दिया पेंजिया और एक को नाम दिया पेंथालासा। पेंथालासा पेंजिया जो था वो क्या था, यानी सारे जो महाद्वीप थे वो क्या थे, एक विशाल खंड के रूप में, विशाल स्थल खंड के रूप में एकत्रित थे, जिन्हें वेगनर ने पेंजिया कहा। यानी सभी विशाल स्थल खंड को वेगनर ने पेंजिया कहा। और ये जो विशाल स्थल खंड था, ये जो स्थल खंड था, स्थल खंड के चारों ओर फैले विशाल सागर को वेगनर ने पेंथालासा कहा। यानी इन्होंने कहा भाई अपने जो था ये महाद्वीप मान के चलिए, ये क्या है, अपने समुद्र है और इस समुद्र के अंदर ये एक भाग है स्थलखंड। तो ये जो स्थलखंड है सारा कंप्लीट जो स्थलखंड है, ये स्थलखंड जो है, इस स्थलखंड को तो इन्होंने नाम दे दिया पेंजिया। और इसके चारों ओर जो ये महासागर फैला हुआ था, इस महासागर को वेगनर ने कहा पेंथालासा। यानी ये महासागर जो है वो क्या था, पेंथालासा था। और पेंजिया जो था वो क्या था, स्थलखंड था, विशाल जुड़ा हुआ। यानी सारे महाद्वीप जो थे वो क्या थे, आपस में जुड़े हुए थे। उन जुड़े हुए महाद्वीपों को इन्होंने पेंजिया कहा। अब पेंजिया के बाद में ये बात आती है भाई जो इनका निर्माण होने लगा आगे वो क्या हुआ, तो ये कहते हैं भाई 20 लाख करोड़ वर्ष पहले कुछ ऐसी घटनाएं हुई जिस घटना की वजह से जो ये पेंजिया था, इस पेंजिया में विभाजन होना स्टार्ट हो गया। और ये जो पेंजिया था ये दो स्थल खंडों में बंट गया, यानी दो अलग अलग स्थल खंडों में ये विभाजित हो गया, जिसे इन्होंने एक को नाम दिया लारेशिया और एक को नाम दिया गोंडवाना लैंड। एक को नाम दिया गोंडवाना लैंड और दूसरे को नाम दिया लोरेशिया। तो ये जो थे दोनों दो हिस्सों में विभाजित हो गए। एक जो था वो लोरेशिया के अंदर, दूसरा जो था वो गोंडवाना लैंड के रूप में अपने विस्थापित हुआ। अब ये लोरेशिया और गोंडवाना लैंड जो थे ये अलग अलग हो गए और अलग अलग होकर ये क्या है, एक दूसरे से दूर जाने लग गए। इसी प्रकार अपने जो है ये माना जाता है भी गोंडवाना लैंड का जो हिस्सा है, उस गोंडवाना लैंड में अपनी यूरोप और अफ्रीका का जो हिस्सा है, उन दोनों के अंदर अगर जोड़ दिया जाए तो वो गोंडवाना लैंड का रूप आता है। अपना दक्षिण भारत जो है उसको गोंडवाना लैंड का रूप माना जाता है। तो अपने जो लोरेशिया और गोंडवाना लैंड के जो हिस्से हैं इनको अलग अलग रूप से कर दिया और ये जो अपने भौगोलिक घटनाक्रम चलता रहा, इस भौगोलिक घटनाक्रम में अलग अलग होते रहे। अब इसके पक्ष में प्रमाण दिए इन्होंने, इसके पक्ष में महाद्वीपीय विस्थापन के पक्ष में प्रमाण, महाद्वीपीय विस्थापन के पक्ष में प्रमाण आएंगे। अब महाद्वीपीय विस्थापन के पक्ष में प्रमाण। तो महाद्वीपीय विस्थापन के पक्ष में प्रमाण, तो महाद्वीपीय विस्थापन के पक्ष में प्रमाण जो दिया गया, उस प्रमाण में इन्होंने पहला प्रमाण दिया महाद्वीपों में साम्य, महाद्वीपों में साम्य। यानी इन्होंने पहला प्रमाण ये दिया कि जो महाद्वीप हैं
उन महाद्वीपों के अंदर काफी साम्य दिखाई देता है या काफी समानता जो है वो दिखाई देती है, और उस समानता के कारण अपने जो है वो अपने महाद्वीपों के विस्थापन के पक्ष में इन्होंने प्रमाण दिए। इन्होंने जैसे कहा भी महाद्वीपों के साम्य में भी दक्षिण अमेरिका व अफ्रीका के, जो अफ्रीका है उस अफ्रीका के दोनों किनारों को जब मिलाया जाए, के किनारों को मिलाया जाए तो उनमें काफी सममिति दिखाई देती है, सममिति जो है वो दिखाई देती है। यानी अपने दक्षिण अमेरिका का जो तट है उसको और अफ्रीका का जो तट है, इन दोनों तटों को जब इनको आपस में मिलाया जाए या इन दोनों को आपस में मिलाया जाए तो इनमें काफी समानता जो है वो दिखाई देती है दोनों तटों में, दक्षिण अमेरिका के तट में और अफ्रीका के तट में। तो एक तो इन्होंने ये प्रमाण दिया। इसके बाद में 1964 ईस्वी की बात है, 1964 ईस्वी की, जिस समय बुलार्ड महोदय जो थे उन्होंने क्या किया, कंप्यूटर पर एक मानचित्र बनाया और उस मानचित्र पर अटलांटिक तट जो है दोनों ओर, यानी दक्षिण अमेरिका की तरफ और इधर जो है अपने यूरोप और अफ्रीका की तरफ जो है अटलांटिक तट जो है, उन दोनों अटलांटिक तटों को मिलाने की कोशिश की और इन्होंने कंप्यूटर के द्वारा जो ये दोनों तट मिलाए, इन दोनों तटों के बीच जो 1000 फैदम की गहराई थी, 1000 फैदम की गहराई थी, इस 1000 फैदम की गहराई में दोनों तटों को साम्य किया और साम्य कर मानचित्र बनाया। तब इन्होंने कहा भी दोनों तटों को अगर मिला दिया जाए तो दोनों में समानता जो है वो प्रदर्शित होगी। तो एक तो ये जो इन्होंने वर्णन दिया, इस वर्णन के अंदर जो आता है महाद्वीपों में साम्य भी, इस प्रकार से दोनों तटों को मिला दिया जाए तो उनके अंदर साम्य मिलता है। जैसे यूरोप और अफ्रीका जो है, इन दोनों के तटों, दोनों के किनारों को मिला दिया जाए तो इनमें भी काफी साम्य दिखाई देता है। इसके बाद में अगला जो प्रमाण है वो इन्होंने दिया, महासागरों के पार चट्टानों की आयु में समानता। महासागरों के पार चट्टानों की आयु में समानता। तो महासागरों के पार आयु में, चट्टानों की आयु में समानता। देखिए आज जो है आधुनिक समय चल रहा है और आधुनिक समय के अंदर अपने पास एक टेक्निक है रेडियोमेट्रिक टेक्निक। रेडियोमेट्रिक टेक्निक जो है, ये रेडियोमेट्रिक जो काल है या अपने जो निर्धारण करते हैं रेडियोमेट्रिक टेक्निक द्वारा या कार्बन जो C14 टेक्निक है उससे, तो जो रेडियोमेट्रिक काल निर्धारण का जो आज आधुनिक समय में प्रचलन हुआ है, इस आधुनिक समय में प्रचलन के द्वारा या इसके द्वारा अपने जो है वो अलग अलग जो पार महाद्वीप है, यानी जो अलग अलग महाद्वीप है, उन महाद्वीपों में जो चट्टानें बनी हैं, उन चट्टानों के बारे में अपने ज्यादा से ज्यादा अपने जान सकते हैं। उन चट्टानों के बारे में अपने उनकी जो आयु है उसको निर्धारित कर सकते हैं भी वो किससे बनी है, और सरलता से उनकी जो आयु है चट्टानों की उसके बारे में जान सकते हैं भी वो अपने जुरासिक काल में बनी है या कार्बोनिफेरस युग में बनी है, किस युग में वो चट्टानें बनी हैं, तो उनके बारे में अपने जान सकते हैं। जैसे अगर ब्राजील का जो तट है और पश्चिमी अफ्रीका का जो तट है, उन दोनों तटों की जो चट्टानें हैं उनको अगर रेडियोमेट्रिक के द्वारा अध्ययन किया गया तो ये पाया गया भी वो दोनों जो दोनों महाद्वीप है या दोनों के अंदर जिस प्रकार की चट्टानें पाई जा रही हैं उन चट्टानों में काफी समानता है। यानी जो ब्राजील और पश्चिमी अफ्रीका का जो हिस्सा है, तटों के किनारे पे जो चट्टानें हैं उनके अंदर काफी समानता पाई जाती है। इसके अलावा जो आरंभिक अपने समुद्री जीव वगैरह जो हैं वो उन समुद्री जीवों के जो निक्षेप हैं वो भी इन महाद्वीपों के किनारों के साथ साथ मिले हैं, जिससे अपने यह निर्धारित कर सकते हैं भी जो अपने सारा स्थलखंड था वो एक ही रूप में विद्यमान था। इसके बाद में अपने महासागरों के पार चट्टानों की आयु के बाद अगला पॉइंट आता है अपने टिलाइट। टिलाइट या अवसाद बोलते हैं इसे,
अवसाद या टिलाइट। अब देखिए अवसाद और टिलाइट के अंदर क्या होता है। तो टिलाइट व अवसादी जो चट्टानें होती हैं, उन चट्टानों के अंदर अपने ये देखते हैं भी जो महासागर है या महाद्वीप जो हैं, उन महाद्वीपों के किनारे पर यह देखा गया भी जो निक्षेपण पदार्थ थे या जो निक्षेप वहां पर मिले हैं, वो निक्षेप एक दूसरे जो महाद्वीपों के किनारों पर मिले हैं वो सेम उसी प्रकार की चट्टानों से बने हुए हैं जो दूसरे महाद्वीप पर पाए जा रहे हैं, या उसी निक्षेपण के द्वारा जो है उनका जमाव हुआ है। इसी प्रकार अवसाद के रूप में हिमानी जो है उनका जो अवसाद है या टिलाइट जो है वो अपने को देखने को मिलता है। घने जो अपने क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों के अंदर भी अपने टिलाइट की जो मात्रा है वो देखने को वहां पर मिलती है। तो इससे भी अपने क्या है ये अंदाजा लगाया जा सकता है भी महाद्वीप जो है या महासागर जो है वो प्राचीन टाइम में एक ही पार्ट थे, एक ही हिस्से थे। तो इस प्रकार से इन्होंने ये समझाने की कोशिश की महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के अंदर एल्फ्रेड वेगनर ने। इसके बाद जो भी मैटर रहता है वो अगले वीडियो के अंदर आएगा आपका। थैंक यू।